जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और देखो धीरे-धीरे डू स्टडी जो है आप लोगों के लिए और भी क्लासेस लाएँगे और ये देखो सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए इस सारी क्लास को। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है विदेश नीति के बारे में। हमने पिछली क्लास में क्या-क्या डिस्कस कर लिया है? पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है विदेश नीति क्या होती है, कैसे बनती है, उसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है? जो विदेश नीति निर्माता हैं, वो जब बनाते हैं विदेश नीति तो किस-किस पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, ठीक है? किस-किस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं, जब बनाते हैं तो उनके क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है? इसी को आगे बढ़ाएँगे। आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझेंगे, भारत का उसमें क्या योगदान है, इसके बारे में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र कैसे बना, क्यों बना, कब बना, ठीक है? क्या-क्या उसके संस्थाएँ हैं, क्या-क्या सब बॉडीज़ हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारी क्लासेस डू स्टडी पे चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ठीक है? हमारा मकसद है कि आप तक एकदम शिक्षा जो है मुफ्त पहुँचे, सही तरीके से पहुँचे और अच्छे कंटेंट के साथ पहुँचे। हम यहाँ पे कोई मजाक मस्ती करने नहीं आ रहे हैं। 30 मिनट से लेके 45 मिनट का टाइम चाहिए और हमारा मकसद ये रहता है कि इस टाइम में आपको बेहतर से बेहतर चीजें हम आपको दे पाएं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो, ठीक है? तो आप 30 से 40 मिनट का टाइम निकालिए, अपने लिए निकालिए, अपनी शिक्षा के लिए निकालिए, ठीक है? जो आपके आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, यूजफुल होगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीजें सही होंगी, ठीक है? एग्जामिनेशन में आप लिख पाओगे, बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? भारत की विदेश नीति पार्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हालांकि आज जो हम इस पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम पिछली क्लास में ही देख चुके हैं, जैसे विदेश नीति के बारे में हम देख चुके हैं, भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत सिद्धांत ये सारे देख चुके हैं। गुट निरपेक्षता के बारे में हमने पिछली क्लास में बता दिया है, पिछली क्लास में जाके आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो हम समझेंगे शीत युद्ध के बारे में, ठीक है? कि शीत युद्ध में किस तरह से गुट निरपेक्ष भारत ने अपनाया और किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से लीडर बना भारत वैश्विक स्तर पे, एक अलग पहचान बनी भारत की, वैश्विक साख बना भारत का, ठीक है? इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, शीत युद्ध काल के बाद भारत ने की विदेश नीति में क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में जो काम कर रहा है उसमें भारत का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। और शांति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान में, ठीक है, मूवमेंट में भारत ने कैसे योगदान किया, क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज का बेसिक यही हम समझने वाले हैं और ये आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, जो यूजफुल लगे आपको वो लिख लेना। बाकी पीडीएफ आपको हमारी टीम पहुंचा देगी आप तक, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है? जैसे भी है आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगा अगर आप पीडीएफ का डिमांड करते हो तो, ठीक है? चलिए आज हम देखने वाले हैं शीत युद्ध काल के बाद जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हुए। शीत युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, शीत युद्ध मतलब होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? सिर्फ बातों से लड़ाई, लाइक हम तुमको मार देंगे, तुमको देख लेंगे, तुमको ये कर देंगे, उठा के पटक देंगे, बाहर आके दिखाओ, इस तरह का होता है ना दोस्तों में लड़ाई। किसी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा, बस बातों से वायलेंस हो रहा, ठीक है? गाली गलौज हो रहा है, यही होता है शीत युद्ध में। वो उसको बुरा कह रहा है, ये इसको बुरा कह रहा है। कौन कह रहा है? अमेरिका रसिया को के खिलाफ बोल रहा है, रसिया अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है और उसी के आधार पर देश की जो शासन व्यवस्था है वो भी अलग अलग है, ठीक है? विचारधारा की लड़ाई है और हर देश, जो अमेरिका है, रसिया है,
अपने अपने गुट में देशों को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने गुट में रखने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से विश्व क्या हो रहा है, दो धड़ों में बंटता जा रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि रसिया का विखंडन हो जाता है, रसिया टूट जाता है। आंतरिक जो कलह होती है, आंतरिक रूप से उसका विखंडन होता है और रसिया कई भागों में बंट जाता है। उसके बाद रूस जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अब जब विखंडन हो गया रसिया का, तो क्या हुआ, पावर डिवाइड हो गया और अमेरिका का प्रभुत्व हो गया। अब यहाँ पे भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब शीत युद्ध खत्म हो रहा है तो अब भारत क्या करे। ठीक है, तो शीत युद्ध कब खत्म हो रहा है, 1989 में शीत युद्ध का अंत होता है। और शीत युद्ध का अंत होने के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका जो है उद्देश्य अब बदलने लगता है, क्योंकि अब कोई गुट है नहीं, एक ही है अमेरिका पावरफुल। हालांकि कहने के लिए है, रसिया आज भी उसको काउंटर करता है। ठीक है, रसिया आज भी, रूस जो है, रसिया का मतलब है रूस, रूस जो है आज भी उसको काउंटर करता है, लेकिन फिर भी शीत युद्ध जैसा माहौल नहीं है। ठीक है, तो 1989 में शीत युद्ध खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या आ गया कि भाई जो युद्ध सामग्री की आपूर्ति वो कैसे करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय भारत में इतना थी नहीं। और जो भारत का रिलेशन था वो अमेरिका से अच्छा रसिया के साथ था। अब रसिया जब टूट गया तो मान लो तुम्हारे घर में खुद कल्ला हो रहा है तो तुम दूसरे पे कहाँ ध्यान दे पाओगे। तो यही हुआ, अब रसिया टूट गया तो भारत के लिए जो युद्ध का जो सामान वामान मिलता था रूस से, उसमें उसकी आपूर्ति को लेकर भारत जो है थोड़ा सा डगमगाने लगा। तो अब इसकी समस्या कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसके बारे में भी आ गया। गुट निरपेक्ष का नया रूप आने लगा। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ किसी गुट में शामिल होने का नहीं रह गया, अब इसका रूप जो है बदलने लगा। क्या बदलने लगा, अब ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे काम करने लगा, शिक्षा, संस्कृति, इस सब के विकास पे काम करने लगा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य हो गया इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, आर्थिक सहयोग जितना से ज्यादा देशों के आपस में बन सके उसके लिए काम करने लगा। तो इसका रूप भी थोड़ा धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि गुट नहीं है तो गुट निरपेक्ष रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रासंगिक तो आज भी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और बाहर जो है कश्मीर और अन्य राजनीतिक मामलों में राजनीतिक समर्थन की जरूरत होने लगी। हालांकि रसिया जब टूट गया तो रूस जो है उसका उत्तराधिकारी बना और रूस को आज भी सुरक्षा परिषद में, जो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें रूस को स्थान मिला हुआ है। और रूस जो है भारत के साथ बहुत पुराना संबंध है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अमेरिका ने जब भारत के खिलाफ अपने परमाणु बेड़े को उतार दिया था तो वो रूस ही था, मतलब रसिया ही था जो हमारा सहयोग किया था। ठीक है, तो अब समस्या ये थी कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ उसी समय से कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो राजनयिक मामले थे और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मुद्दे चल रहे थे उसको लेकर राजनीतिक समर्थन की जरूरत जो है वो होने लगी। तो उसके लिए भी भारत के सामने एक मुद्दा था, एक समस्या था ये। ठीक है, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण 1991 में हुआ। ठीक है, क्योंकि 1991 में भारत जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, बहुत बुरी आर्थिक मंदी आई हुई थी। उस समय हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने क्या किया, पहले हमारा जो मार्केट था वो बंद था, इतना फ्रीडम नहीं था, इतना लेजे फेयर नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आने लगा, आर्थिक मंदी आने लगी, तो उस समय हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण किया और थोड़ा मार्केट को ओपन किया, विदेशी फंडिंग को आने दिया, विदेशी निवेशकों को आने दिया और मार्केट को ओपन कर दिया। ठीक है, तो 1991 में ये समस्या आई जिससे आर्थिक सुधार की जरूरत पड़ी और हमारे नेताओं ने, हमारे नीति निर्माताओं ने इसे अच्छे से संभाला भी, जरूरत भी थी। भाई देखो, मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ समाजवाद से चीजें नहीं होंगी, हमको कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रूस इस समय क्या है, समाजवादी है? चाइना क्या है, आज समाजवादी है। जब चाइना अपना मार्केट खोल सकता है, रूस अपना मार्केट खोल सकता है, तो भारत क्यों नहीं खोलेगा? ठीक है,
तो 1991 में ये किया गया। पड़ोसी देशों से संबंध, पड़ोसी देशों के बारे में तो क्या ही कहना, हमारे पाकिस्तान को ले लो, चाइना को ले लो, इसके साथ तो भारत दो दो युद्ध भी लड़ चुका है। आज भी माहौल गर्म ही रहता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। इधर नेपाल का देख लो, नेपाल में भी आज के दौर में तो उतना अच्छा रिलेशन नहीं है भारत का, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा जेन जेड का जो आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के अब भूटान देख लो, भूटान का भारत के साथ अच्छा संबंध है, ठीक है। तो पड़ोसी देश में सत्ता बदलती है तो थोड़ा सा संबंध भी बदल जाते हैं, क्योंकि कोई कोई जो पार्टी होती है वो इंडिया ओरिएंटेड होती है, कोई जो पार्टी वो पाकिस्तान या चाइना ओरिएंटेड होती है। तो जो पड़ोसी देश है उनके साथ भी भारत का थोड़ी सी समस्याएं उस समय थी, ठीक है। तो ये एक समस्या था। परमाणु नीति और सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उस समय, क्योंकि परमाणु शक्ति जिसके पास थी वो विश्व को लीड कर रहा था। और दूसरा बात क्या था कि चाइना के सहयोग से पाकिस्तान जो है वो परमाणु पे काम कर रहा था, परमाणु परीक्षण के लिए तैयार था, वो परमाणु परीक्षण करने की तो चाइना इसका सहयोग कर रहा था। तो उस समय भारत के लिए भी परमाणु नीति बनाना और परमाणु क्षमता प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रयास भी किया था पोखरण 1 में, लेकिन वो किसी कारणवश असफल रहा। फिर 1998 में अटल जी ने किया और वो सफल हुआ और हम परमाणु संपन्न हुए। हालांकि अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए उस समय, बहुत सारी चीजें की, लेकिन रूस ने कहा कि भाई जब वो परमाणु बम पा लिया, अटल जी नहीं, क्या हुआ कि अमेरिका मानने को राजी नहीं था कि हमारे पास परमाणु बम है। तो रसिया ने कहा कि भाई तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है, भाई उसके पास है तो है। अटल जी ने कहा कि तू मान या ना मान, भाई मेरे पास जो चीज है तुझे मान, भाई युद्ध करके देख रहे पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब मेरे पास कोई चीज है तो मैं तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है। तो उस समय रसिया ने, जो रूस है, उसने हमारा सहयोग किया और वहां कई बार वीटो भी किया सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और उसके बाद हमारे ऊपर जितने प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे हटे। वैश्वीकरण में नई समस्याएं जन्म लेने लगी, क्योंकि देखो वैश्वीकरण हो रहा है, यातायात बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एक दूसरे देश में आना जाना बढ़ रहा है, हमारा मार्केट भी ओपन हो गया है, विदेशी फंड आ रहे हैं। तो वैश्वीकरण की वजह से कई सारी चीजें हो रही हैं, जैसे आतंकवाद भी बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, ठीक है। युद्ध और शस्त्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं थी भारत के पास जब ये विखंडन हो जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की भी जरूरत है। भारत बार बार बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था उस समय का माहौल अलग था, वातावरण अलग था, मुद्दे अलग थे। आज के समय में चीजें बदल गई हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार होना चाहिए, अपडेट करना चाहिए चीजों को। राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी कुछ संख्या बढ़ाई जाए। भारत अपनी दावेदारी को बहुत तरीके से रख रहा है वहां पे, ठीक है। लेकिन वही है ना कि अब मान लो कोई, अब वीटो, मान लो अगर सुरक्षा परिषद में चला जाएगा भारत या कोई भी देश जाएगा तो उसको वीटो का पावर हो जाएगा। ये जो 5 देश हैं ये चाह ही नहीं रहे, कुछ चाह रहे हैं कुछ नहीं। मान लो कि भारत को अमेरिका ने बोला ठीक है, फ्रांस ने बोला ठीक है, ठीक है, रूस ने भी बोला ठीक है, चाइना बोल देगा नहीं, वो वीटो लगा देगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ मामले में मतलब सुधार होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत का ये कहना है, और जरूरत भी है इसकी, ठीक है। उसके बाद विकासशील देशों के साथ सहयोग भी भारत किया है। आपको पिछली क्लास में आप देखोगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे किया है, ठीक है। महाशक्तियों में संतुलन का संबंध, अब देखो जैसे ही 1989 में ये टूटा रसिया, तो रसिया टूटा तो रूस तो उसका प्रतिनिधित्व कर ही रहा था, वो भी महाशक्ति था, अमेरिका भी महाशक्ति है। और आज के समय में दो ध्रुवीय नहीं रह गया है विश्व, आज के समय में बहु ध्रुवीय हो गया है, ठीक है, मल्टीपोलर हो गया है। अब कई देश शक्तिशाली हैं, ठीक है। तो इन महाशक्तियों के बीच में किस तरह से भारत अपना बैलेंस बनाए, किस तरह से विदेशी नीति को अप्रोच करे कि हर एक देश के साथ इसका संबंध अच्छे से चले, ठीक है। तो ये भी एक समस्या थी। तो ये सारे मुद्दे शीत युद्ध काल के बाद से भारत में आए और आज तक लगभग सेम ही मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो परिचय है।
अब हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और क्यों हुई। तो आपको पता है कि विश्व ने 2 विश्व युद्ध झेला। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असमर्थ रहा, ठीक है, तो उसी को बदल कर क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और उसको थोड़ा सा पावर दे दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर बनाया गया, उसके हिसाब से चीजें होने लगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 में होती है। याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, बहुविकल्पी में आ जाएगा या अति लघुत्तरी में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो होती है 14 अक्टूबर 1945 में होती है, ठीक है, समझ गए। अब इसके कार्यकलाप का औपचारिक आधार जो है किसके आधार पर काम करे, जैसे मान लो भारत कैसे चलेगा, भारत के लोगों को क्या अधिकार मिला है, केंद्र सरकार को क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार को क्या शक्तियां हैं, संसद में कैसे कानून पास होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इस सब के बारे में कहां लिखा है, संविधान में लिखा है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे फंक्शन करेगा, कैसे चलेगा, ठीक है, उसके क्रियाकलाप क्या होगा, इस सब चीज के बारे में हमारे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में लिखा हुआ है। उस चार्टर में सारी चीजें बताई गई। तो इसके औपचारिक जो आधार है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, उसी के आधार पर ये फंक्शन करता है। अब समझते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनी रहे, युद्ध ना के बराबर हो या ना ही हो, ये इसका उद्देश्य है। और अधिक से अधिक देशों में क्या हो, आर्थिक विकास हो, गरीबी कम हो, भूखमरी कम हो, स्वास्थ्य पे अच्छे से काम हो। ये सारे काम किसके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। वैश्विक स्तर पर तालमेल अच्छा बने, सारे देशों का तालमेल अच्छा बने, और कोई देश किसी देश के साथ मनमुटाव है या किसी देश के साथ किसी तरह का झगड़ा है, मुद्दा है, उसको आपसी बैठक करके आपसी सहमति से उसको हल किया जाए, न कि युद्ध किया जाए या युद्ध के जरिए उसको सॉल्व किया जाए, बल्कि एक मंच दिया जाए जहां पे देश के जितने अलग अलग देश के जितने प्रतिनिधि हैं वो मिले और बात करें, ठीक है, और उसको सॉल्व करें, युद्ध की तरफ ना बढ़े। भविष्य में युद्ध को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। अब ये कितना सफल हुआ है, ये इसके बारे में हम क्या ही बताएं, क्योंकि अभी भी देख रहे हो युद्ध तो चल ही रहा है, ठीक है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। अब भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। जब ये बना था तभी से भारत इसका सदस्य बन गया था, और इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में स्थित है। आप इसको याद कर लेना, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, बार बार देखनी होगी, ठीक है, तभी वो याद हो पाएगा। देखो ये जितने लोग कहते हैं ना मैं पढ़ा दूंगा, याद हो जाएगा, ये है वो है, ठीक है, मेरी क्लास देखो, टॉप करो, देखो टॉप मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता है, शिक्षक सारे प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, लेकिन ये आप हैं और आपकी मेहनत आपको टॉप कराती है, आपको विशेष बनाती है या आपको सफलता देती है। शिक्षक सिर्फ आपको मार्गदर्शन देते हैं, शिक्षक सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसका रिवीजन करना, उसको देखना आपका काम है, उसका क्वेश्चन आंसर लगाना, ये सारा आपका काम है। आपकी मेहनत से आप सफल होंगे, ना कि हमारे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा है सभी देशों के बीच में दोस्ताना संबंध स्थापित करना। अगर कोई मुद्दा है, कोई विवाद है, कुछ भी है, तो आप उसको आपसी सहमति से बैठकर बात करके इसको सॉल्व किया जाए। जो देश हैं वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं वो क्या करते हैं, आपसी मध्यस्थता करवाते हैं, देशों का बैठाकर बात करवाते हैं। अभी देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें कई सारे देशों ने अपना अपना प्रयास दिया, अपना अपना योगदान दिया और उसको सॉल्व कराया कि युद्ध ना हो, ठीक है। मानवाधिकार और समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है हमारे उसकी सुरक्षा करना, या किसी के साथ कोई जाति होती है, किसी भी तरह का भेदभाव होता है, तो इसको लेकर भी ये काम करता है। और समानता, इक्वलिटी को ये बढ़ावा देने का काम करता है। गरीबी, बीमारी या शिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए फंड भी देता है, फंड रेज भी करता है,
जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में फंड भी लगाते हैं। इस सारी चीजों की व्यवस्था करना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है कि ताकि सारे देशों का विकास सही तरीके से हो पाए, कोई भी विकास में पीछे ना रह जाए। ये उद्देश्य है इसका। कितना सफल है ये मुझे, जब हम इसका विश्लेषण करेंगे सही से तो समझ में आएगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों को बातचीत से, सहयोग से हल करना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपको समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना कब हुई है, क्रियाकलाप कैसे होता है, उद्देश्य क्या है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है। उद्देश्य जो है इसके 5 हैं इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कहीं से भी, आई होप कि क्लियर है, आप पक्का लिख दोगे, हेडिंग डालोगे, 2-2 3-3 लाइन लिखोगे, आराम से पासिंग मार्क तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या अंग से फंक्शन, क्या क्या उसके मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है महासभा। महासभा को संसद समझ लो, जैसे संसद है वैसे महासभा है। उसमें जितना देश इसके मेंबर हैं उसके प्रतिनिधि बैठते हैं और वहां पे नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें हर देश को एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट दे सकता है कोई। जैसे मान लो कोई बिल पास होना है, कुछ मुद्दे हैं, कोई नीति बनानी है, तो उसमें वोटिंग के माध्यम से ही होगा। तो उसमें हर एक देश को एक वोट देने का अधिकार है। और यह वैश्विक नीति और बजट तय करता है कि वैश्विक रूप से क्या क्या नीति, जैसे पर्यावरण को लेकर कोई नीति बनानी है, या मानवाधिकार को लेकर कोई नीति बनानी है, या फाइनेंस को लेकर कोई नीति बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे तय होती है। ठीक है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें जाती हुई है विकासशील देशों के साथ, क्योंकि इसमें तुम देखोगे जितने मेंबर हैं लगभग सब विकसित हैं, एक अगर चीन को छोड़ दे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 15 सदस्य होते हैं इसमें टोटल हम देखें तो 15 सदस्य होंगे किसमें, सुरक्षा परिषद में। इसको सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 5 सदस्य हैं ये अस्थायी हैं, ये इनको निकाला ही नहीं जा सकता, और इनको एक स्पेशल पावर मिला हुआ है, वीटो पावर। ठीक है, अगर महासभा कोई भी प्रस्ताव पास कर देती है और ये सुरक्षा परिषद के पास आता है, तो सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, उस पर वीटो पावर कर सकती है। और वीटो पावर इसमें से कोई भी एक देश अगर यूज कर दिया वीटो पावर तो वो खारिज हो जाएगा, उसको आप आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब 10 जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, ये 2-2 साल पर बदलते रहते हैं। ठीक है, 2-2 साल के बाद इनका चुनाव होता रहता है, लेकिन इनको वीटो पावर नहीं मिला है। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं, सहयोग करने के लिए होते हैं। ठीक है, स्थायी सदस्यों के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है, सॉरी ये, ठीक है, वीटो पावर होता है इनके पास। ठीक है, वीटो पावर होता है। ठीक है, जिसके जरिए मैंने पहले बता दिया आपको कि वीटो पावर अगर लगा दिया, इसमें से कोई भी देश, मान लो कोई प्रस्ताव है जो पास हुआ, अमेरिका राजी है, चीन राजी है, फ्रांस राजी है, ब्रिटेन राजी है, लेकिन रूस राजी नहीं है, वो क्या करेगा, वीटो लगा देगा। जैसे वीटो लगाया खत्म। अब बात सोचो, इन किसी भी देशों के खिलाफ ये कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता कुछ भी, कोई भी। जैसे मान लो भारत पे जब अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाह रहा था, ये सारे अमेरिका, चीन भी चाह रहा था, फ्रांस भी चाह रहा था, ब्रिटेन भी चाह रहा था, रूस लगने ही नहीं दे रहा था, रूस वीटो कर दे रहा था। अब अमेरिका स्पेशल अपने देश से कर सकता है, लेकिन बाकी देश को ये प्रतिबंधित नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये पास हो जाता तो बाकी सभी देशों को भी भारत पर प्रतिबंध लगाना पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे रूस क्या करता था, वीटो लगा के रोक देता था, काम खत्म। अभी रूस जो है यूक्रेन में वॉर चल रहा है। अब तुमको क्या लगता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका वैश्विक स्तर पर कुछ कर सकता है? अमेरिका अपने स्तर पर, चाहे अमेरिका के जो सहयोगी देश है नाटो, ठीक है, नाटो अपने स्तर पर तो प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन भारत को कैसे मजबूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रूस वीटो कर देगा, अन्य देशों को मजबूर ही नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये बहुत ही पावरफुल है और इनके खिलाफ आप कुछ करवा ही नहीं सकते संयुक्त राष्ट्र संघ से। ठीक है, तो मनमानी भी करते हैं। अमेरिका को देख लो, कितना युद्ध किया है, इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया,
सोच लो, इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हो पाया संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका के खिलाफ। तो ये चीजें हैं, और इसीलिए भारत चाहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक है, कुछ मुद्दों पे वीटो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें, ये जो संगठन है क्या करता है, विकास का काम करता है। जितने विकासशील देश हैं उनको फंड प्रोवाइड कराता है, फंड देता है। शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, मानव अधिकार की सुरक्षा की बात करेगा। WHO जो है क्या करता है, ये संगठन है जो स्वास्थ्य पे काम करता है। ठीक है, ये सारी एजेंसियां हैं किसकी, आर्थिक और सामाजिक परिषद की। ठीक है, जो विकास और स्वास्थ्य पे काम करती है। अब भैया ये है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, भारत ने अभी भारत भी गया था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और कोई भी चीज को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का काम किसका होता है, पाकिस्तान का होता है। भारत के खिलाफ कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो जो इसका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अगला जो अंग है इसका, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड में ये पड़ता है। ठीक है, और कोई भी देश, किसी देश के बीच में कोई मुद्दा है, ठीक है, मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुद्दा है, या कोई और देश है उनके बीच में कोई मुद्दा है, तो क्या करते हैं, जिसको भी अपील करनी है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाके अपील कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके पास दबाव बनाने का ताकत नहीं है। मान लो कोई देश के विरुद्ध इसने फैसला सुना दिया तो वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाता। जैसे भारत में न्यायालय अगर कोई फैसला सुना देती है तो पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अगर कोई फैसला किसी के विरुद्ध आ गया, वो नहीं मानेगा, आप कुछ कर नहीं सकते उस देश का। ठीक है, तो देशों के बीच में कानूनी विवादों का निपटारा करने का, कोई मुद्दा है उसका निपटारा करने का काम कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है। ठीक है, सचिवालय की बात करें तो सचिवालय होता है इसका, जहां से प्रशासन सारा चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसमें इसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। वर्तमान में जो है इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, पुर्तगाल के हैं, और यूएनओ को रोजमर्रा के कार्य देखने होते हैं, वही प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कि भाई कैसे चलेगा, कैसे फंक्शन करेगा हर। ठीक है, तो ये प्रशासन का सारा काम कहां से होता है, इसी सचिवालय से होता है। ठीक है, तो ये जो है ना 5, ये इसके प्रमुख अंग हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महासभा तो है ही क्योंकि उसमें हर देश को मिला हुआ है सदस्यता। सुरक्षा परिषद में भारत चाहता है कि इसमें सुधार हो। ठीक है, और इसमें सुधार होने के बाद कुछ देशों को भी और बढ़ाया जाए जो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत अपनी भी दावेदारी दे रहा है, और ये सारे इसके अंग है। आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य है शांति स्थापना। शांति स्थापना के लिए युद्ध प्रभावित देशों में क्या करता है, सैनिक भेजता है ये, और सैनिक भेजकर वहां पे क्या करता है, शांति स्थापना करने का काम करता है। भारत ने भी कई सारे शांति स्थापना के रूप में अपनी सेनाओं को भेजा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर। ठीक है, कई जगहों पर भेजा है भारत ने भी, जैसे कांगो की बात कर लो, सूडान बात कर लो, लेबनान में जो शांति सेनाएं हैं वहां जाती हैं और वहां शांति स्थापित करने का काम करती हैं। अगर किसी तरह का वहां पे युद्ध है या कोई समस्या है तो वहां पर जाकर जो शांति सेनाएं हैं शांति स्थापना का काम करती है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य यही है कि विश्व स्तर पर युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध के ही विरोध में, युद्ध के खिलाफ, युद्ध को ही खत्म करने के लिए इसका निर्माण ही किया गया, इसका बेस ही यही है। ठीक है, दूसरा मानव अधिकार का संरक्षण, जितने मनुष्य हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करने का भी काम मानवाधिकार करता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार घोषणा पर 1948 बनाया गया, जिस पर जो देश साइन कर देता है उसे अपने देश में वो चीजों को लागू करना पड़ता है मानवाधिकार के रूप में, जो इसमें लिखा हुआ है, मानवाधिकार घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। बेसिकली ये समझो कि मूल अधिकार जो है हमारा वो मानवाधिकार है। ठीक है, और उसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी वो सारी चीजें लागू करनी पड़ती है। ठीक है, भारत को भी।
विकास कार्यक्रम देखना है, जैसे स्वास्थ्य का कार्यक्रम देखना है, शिक्षा संस्कृति का कार्यक्रम देना है, बच्चों के लिए काम करना है, कृषि के लिए विकास करना है। तो ये सारे विकास पर बहुत सारा काम ये करता है और करवाता है। स्वास्थ्य पर इसका बहुत काम होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में आप देखोगे विश्व बैंक किसका है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक तरह से अंग है, ठीक है। IMF क्या है, ये अलग हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के का उस पे रहता है, थोड़ा नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो ये सारे विकास के लिए फंडिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। तो विकास कार्यक्रम भी चलाता है। गरीबी और भूखमरी से लड़ाई के लिए भी ये काम करता है। जो गरीब देश है जैसे अफ्रीका है, ठीक है, ये सारी जो कंट्री है वहां पे भूखमरी बहुत है, ठीक है, तो वहां पे सहयोग देने का काम भी ये करता है। खाद्य और औषधि की सहायता भी वहां पहुंचाता है। सतत विकास का इसका लक्ष्य है कि भाई ऐसा ना हो कि हम जो है आज विकास के दौर में इतने अंधे हो जाएं कि आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़े ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है कि भाई सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, हर देश का। और जो पर्यावरण पॉल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, उस पर भी ये काम कर रहा है कि भाई पर्यावरण पॉल्यूशन और पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसे रोका जाए, पर्यावरण जो गर्म हो रहा है उसे रोका जाए, ठीक है। तभी तो सतत विकास हो पाएगा, ठीक है, और आने वाले जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ पाएंगे। बीमारी से बचाव के लिए देखो WHO ने ही पोलियो, मलेरिया, कोविड जैसी बीमारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, फंडिंग की थी, बड़े स्तर पे फंडिंग की थी, ठीक है। तो बीमारियों से बचाव के लिए भी ये कई सारे टीकाकरण योजनाएं चलाता है, ठीक है। परमाणु हथियार पर नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और हथियारों की होड़ को रोकने का भी ये काम करता है, प्रयास करता है। काम क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि काम यही यहाँ पे आप देख ही रहे हो, पीछे आप देखे हो कि जो सुरक्षा परिषद में जो है 5 देश, वही तो मेन है, हथियारों का व्यापार करते हैं, तो रोकेगा कहां से, कौन रोकेगा उनको, ठीक है। तो हालांकि इसका मेन मकसद है कि परमाणु हथियारों को रोका जाए, लेकिन ये कोई भी नीति आती है तो ऐसी नीति आती है जो भेदभावपूर्ण होती है, और फिर भारत को उस पर अपना समर्थन वापस लेना पड़ता है या उसके विरोध में मतदान करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भेदभाव तो भारत हमेशा भेदभाव के खिलाफ रहा है, चाहे रंग भेद हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे शस्त्र भेद हो। रखेगा तो सब रखेगा, नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखेगा, ये होना चाहिए, ठीक है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र को शांति और निशस्त्रीकरण के प्रयास में भारत ने क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, कि भारत का योगदान बताओ शांति और निशस्त्रीकरण में, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं बार बार बताता हूं कि विश्व निशस्त्रीकरण में का उद्देश्य जो है वो भारत का हमेशा रहा है कि भाई ये भेदभाव रहित प्रयास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए कि कुछ को आप कह रहे हो कि रखो, कुछ को कह रहे हो कि नहीं रखो, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। नियम होना चाहिए, जो भी कानून है, जो भी नीति है, वो सबके लिए समान हो। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी देश हो, चाहे सुरक्षा परिषद के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो देश हैं, उनको भी रखने का कोई हक नहीं। अगर उनको रखने का हक है तो सबको रखने का हक है। तभी तो समानता की बात कर रहे हो तो समान तरीके से नीति बनाओ, भेदभावपूर्ण क्यों बनाना, ठीक है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व होना चाहिए। भारत कहता है कि देखो भाई, सभी देश को जिसके पास भी परमाणु हथियार है, वो सभी को क्या करना चाहिए, अपने परमाणु अस्त्र को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, उसका उन्मूलन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि विध्वंसक है ये, ठीक है। अगर सारे देश कर रहे हैं तो फिर भारत भी करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ को बोलोगे कि रखना है, कुछ को बोलोगे नहीं रखना, तो वो भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये भारत हमेशा इसके समर्थन में रहा है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का निर्माण किया जाना चाहिए, हथियारों से मुक्त विश्व का निर्माण किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण प्रयास में जो विचार है, संकल्पबद्धता है, पहल करना और भेदभाव को समाप्त करने के पक्ष में भारत ने हमेशा योगदान दिया है, ठीक है। भारत इससे पीछे नहीं हटता है, बशर्ते समानता पे आधारित चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1948 में भारत ने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सस्ता भंडार में कटौती करने की भी बात कही और परमाणु ऊर्जा को शांति कार्यों में लगाने की बात की। परमाणु ऊर्जा का उपयोग ऐसा अस्त्र बनाने में मत करो, बम बनाने में मत करो। मानव जो है ना,
उसके विध्वंस के लिए मत करो, बल्कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए? मानव के विकास के लिए करना चाहिए। ऐसी ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में करो, कुछ और चीजों को बनाने के लिए करो, न कि बम और ये हथियार बनाने के लिए करो। तो भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था। 1950 में भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्रीय शांति कोष का प्रस्ताव दिया था कि एक शांति कोष बनाया जाए, ठीक है, जिसमें ये प्रयास किया जाए कि जो विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो सके, ठीक है। 1950 में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति कोष बनाने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। आगे देखते हैं। 1954 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत की थी, सीटीबीटी की वकालत की थी, ठीक है। 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध पर समझौता करने की पहला सदस्य भारत ही था कि भाई इसको आना चाहिए, परमाणु हथियारों में कटौती होनी चाहिए, ठीक है। फिर 1964 में संयुक्त एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाने का पहल भारत ने किया था, ठीक है। ये सारी चीजें भारत ने की थी कि भाई निशस्त्रीकरण के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है, योगदान भी देने के लिए तैयार रहा है, बशर्ते बस एक ही मांग है भारत का कि समानता पर आधारित चीजें, नीतियां होनी चाहिए, समानता पर आधारित नियम होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भारत ऐसे समझौते पर, ऐसी संधियों पर साइन नहीं करेगा, ठीक है, उसको नहीं मानेगा, ठीक है। तो भारत ने हमेशा इस पर सहयोग किया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपका आता है तो बस ये पॉइंट लिखकर 2-2 लाइन लिख देना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत ने क्या किया? अफ्रीका और एशिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत ने वहां पे अपनी शांति सेना भी भेजी संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे अधिक सैन्य शक्ति का योगदान भारत करता है। जब भी जरूरत पड़ती है संयुक्त राष्ट्र संघ को कहीं पर सेना भेजने के लिए, शांति स्थापना के लिए, तो भारत जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत देता है, ठीक है। पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजता है जहां जिस देश में जरूरत पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी भारत से इस तरह का सहयोग मांगता है, भारत उसको देने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए देख लो, अंगोला में, कंबोडिया में, सोमालिया में, ठीक है, इन सारे देशों में भारत ने सेनाएं भी भेजी हैं और पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें वहां पर उसने भेजी है शांति स्थापना के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने योगदान से कभी पीछे नहीं हटा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर भारत ये भी चाहता है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, और वो सुधार के लिए वो क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। और वो सुधार क्या है? सबसे पहले ये समझो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं, नाम याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ देगा लघुत्तरी में, चाहती लघुत्तरी में। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आते हैं, ठीक है। भारत जो है सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, चौथी अर्थव्यवस्था है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सहयोग दिया है, ठीक है। तो इसके लिए भारत जो है अपनी दावेदारी पेश करता है सुरक्षा परिषद में कि हमें उसमें लिया जाए। अंतरराष्ट्रीय सभाओं में इसका नेतृत्व विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाने के प्रयास, इस सब में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से भारत कहता है कि भाई हमें भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, हम इसके हकदार हैं। उसके बाद संस्थापक सदस्य रहा है भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है भारत, ठीक है। सबसे जनसंख्या भी है भारत में देखा जाए तो, ठीक है। लोकतंत्र पर आधारित यहाँ का शासन है और स्थिरता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सैनिक शासन लग गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र होता है, कभी सैनिक शासन लगता है, कभी कुछ हो जाता है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है। शांति सेना में जो भी योगदान की जरूरत पड़ी है, जब भी पड़ी है संयुक्त राष्ट्र संघ को, भारत ने वो योगदान दिया है। परमाणु शक्ति भी है भारत, परमाणु शक्ति है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कमजोर देश है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, विकासशील देशों की आवाज है,
ठीक है, गुट निरपेक्षता के जरिए उसने विकासशील देशों का अगुवाई की थी और बहुत बेहतरीन तरीके से अगुवाई की थी और वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व भी करता है भारत। आज के समय में भारत जो है वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज रखता है, उसको सुना जाता है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ठीक है। भारत को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। इन सारे चीजों पे भारत कहता है कि हम इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो भारत जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है उसको, हक है उसको, और वो सारे क्राइटेरिया पूरा करता है, ठीक है। तो भारत ये चाहता है कि सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता मिले और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है, इसको किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको क्या मामला है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बार बार मैं कहता हूं जो भी लास्ट में मैं क्वेश्चन देता हूं उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, यही आपको सफलता दिलाएगी। क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद प्लीज कृपया करके आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको तैयारी करना है आगे जाकर तब भी ये काम आएगा, क्योंकि आप जब भी बड़े लेवल का एग्जामिनेशन देंगे, यूपी पीसीएस देंगे, एमपी पीसीएस देंगे, बिहार पीसीएस देंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो इसमें आपको सब्जेक्टिव में ये लिखने का ही प्रयास आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करिए, चाहे आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, एनआईएस का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा वो भी देने जाएंगे, तो इसमें आपको लिखने आना चाहिए, लिखने का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। लिखने अगर आएगा तो आप जो भी सोचोगे उसे लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चंस ये विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, सुरक्षा परिषद के बारे में समझ में आया होगा, भारत क्यों चाहता है सुरक्षा परिषद में अपना स्थायी सदस्यता, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने दोनों क्लास देखा है तो आप उसको लिख कर आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।